Okay, let's continue. Para number 5. The auditor shall perform risk assessment procedure to provide a basis for the identification. देखो ऑडिटर को स्टार्टिंग में क्या करते हैं, इंटरप्रिटेशन क्या करना है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर ना अपा को अप्लाई करना है ना, टू प्रोवाइड बेसिस किसके लिए, वही जो अंडरस्टैंड आइडेंटिफाई और असेस करना है अपा को, किस क्या करना है एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और रिस्क असेसमेंट लेवल पे। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर बाय देमसेल्व्स हाउएवर डू नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट। ये देखो मैंने देखो ऊपर से तुम्हें इस पर बताया था ना कि रिस्क असेसमेंट क्या होता है, कि हम डिस्कशन करते हैं, हम जनरल ऑब्जर्वेशन करते हैं, कि चेक करते हैं कि हाँ ये चीज होगी, ये चीज मतलब मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। तो तुम्हें लगता है कि वो वो एविडेंस हो जाएगा खाली उसी चीज का, रिस्क की यहाँ पे रिस्क मटेरियल है यहाँ पे, तुम्हें लगता है वो होगा सब अप्रोप्रिएट एविडेंस? नो। हाँ, क्योंकि वो तो अभी देखो हमने तो अभी इनिशिएट किया ना वहाँ पे, तो अभी वो प्रॉपर एविडेंस सफिशिएंट एविडेंस नहीं हो सकता कि हम उसको स्टार्टिंग से करके रख ले। हाँ वो हमारा बेस बन सकता है वहाँ, क्योंकि हमने देखो कि ऊपर देखो उसने खुद ही लिख रखा है ना, टू प्रोवाइड बेसिस, हमें ये हमें बेस प्रोवाइड करेगा वहाँ पे आके, दैट बट इट्स डू नॉट प्रोवाइड ऐसे ये रहा ऑन विच ऑडिटर बेस, कि हम इस पर अपना ऑडिट ओपिनियन बेस कर दें। और वो कह रहा है पैरा A1 to A5 रेफर करो इसके लिए। चलो आ जाते हैं, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट risk assessment and related activities. Now, obtaining an understanding of entity and its environment, including entities internal control, ये हमने ऊपर पढ़ा, is a continuous and dynamic process. ये चलता रहेगा of gathering, updating and analyzing information throughout the audit, कि हमें पता चलता रहेगा ना कि हम पूछते रहेंगे कि हाँ कि जैसे मान लो कि वो इस चीज की, जैसे तुम्हें कोई एक नया ऑडिट कुछ एरिया मिल गया, कि अब वो तुम उनसे पूछोगे ना, हाँ आप इस कैसे करते हो, इसकी अकाउंटिंग कैसे करते हो, क्या क्या प्रोसीजर होता है इसको रिकॉर्ड करने का, क्या होता है कि ये पहले इसका बिल वो सामने जो गेट है वहां से जनरेट होगा, वेंडर होगा, परचेज, सबसे पहले ये भी हो सकता है कि हम इसकी पहले कोटेशन मंगवाएंगे वेंडर से, फिर परचेज कमेटी में अप्रूवल होगी इसकी जो भी बेस्ट कोटेशन होगी, फिर हम वेंडर सेलेक्ट करेंगे, अप्रूवल होगी मैनेजमेंट से, फिर वो सारा हम ऐसे प्रोसेस पूछ लेंगे। तो वो हो सकता है यहाँ पे कि हम गैदर करते रहेंगे ना, कोई चीज नहीं मिल गई, कि मान लो कि तुम्हें कोई ऐसा एरिया था तुम्हें पता नहीं था, तुमने मैनेजमेंट से उसी वक्त पूछ ली, तो तभी कह रहे हैं कि डायनामिक प्रोसेस चलता रहेगा ये वाला। द अंडरस्टैंडिंग एस्टेब्लिशेस अ फ्रेम ऑफ फ्रॉम रेफरेंस विद इन द ऑडिटर प्लान द ऑडिट एंड एक्सरसाइजिंग प्रोफेशनल जजमेंट थ्रू आउट द ऑडिट। देखो भैया ना कि ऑडिटर प्लान उसी बेसिस पे करेगा ना, जैसे मान लो कोई तुम्हें चीज नहीं मिल गई, हम तो अंडरस्टैंडिंग करते वक्त कि तुम इसके मैनेजमेंट से पूछ रहे थे, उन्होंने कुछ और बता दिया बनाओ, अब उसी वे अब वो तुम्हारी जजमेंट वहां पे डिसाइड करेगी ना कि अब तुम्हें वहां पे कितना टाइम लेगा, तुम्हारा क्या प्लान रहेगा आगे। अब फॉर एग्जाम्पल कह रहे हैं वो असेसिंग रिस्क असेसमेंट, असेसिंग रिस्क असेसमेंट, जब हम रिस्क असेसमेंट कर रहे होते हैं ना स्टार्टिंग में इनिशियल पे, तो हम करते हैं ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कि किस एरिया में रिस्क हो सकता है, तो वो हम उस पर अप्लाई हो सकती है हमारी जजमेंट की, और कुछ हमें इंफॉर्मेशन मिल गई मेटेरियलिटी पे। हम जैसे हम ऐसे 320 में इसको डिटेल में रेफर करेंगे, तो हम कैसे डिसाइड करते हैं क्या क्या चीजें कंसिडर करेंगे, तो हम वो कंसिडर कर सकते हैं उसके लिए, कि अपनी ऑडिटर को अपनी जजमेंट कहाँ दिखानी पड़ सकती है, एक्सरसाइजिंग जजमेंट मेटेरियलिटी पे होगी, रिस्क असेसमेंट पे होगी। नेक्स्ट एप्रोप्रिएट, देखो भाई क्या एप्रोप्रिएटनेस ऑफ सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। हाँ इसे एक तुम्हें साथ के साथ एक क्वेश्चन पूछता हूँ इसका, एंड एडिक्वेसी ऑफ डिस्क्लोजर की, जो डिस्क्लोजर दिए वो एडिक्वेट है कि नहीं है। सबसे पहले ये बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मैनेजमेंट की ऑडिटर की? मैनेजमेंट। करेक्ट, चलो मैनेजमेंट की होगी। जो अब ये एप्लीकेशन ऑफ ये जो होती है अकाउंटिंग पॉलिसीज होगी, अब ये मैनेजमेंट ही फाइनलाइज करेगी, ऑडिटर भी चेंज करवा सकते हैं उनसे, अब ये मैनेजमेंट। बताओ। ऑडिटर नहीं करवा सकता चेंज? हम्म ऑडिटर चेंज नहीं करवा सकता, डिस्क्लोजर दिलवा देगा अगर उनने कुछ मतलब अगर कुछ गलत किया है तो उसमें मतलब। अच्छा किरण तुम्हारा क्या टेक है इस पे? किरण? या हेलो। यस। या एक और बार क्वेश्चन रिपीट करना। कि जो मान लो कि जो ऑडिटर है, कि जैसे मैं कोई एप्लीकेशन अकाउंटिंग पॉलिसी मैनेजमेंट अप्लाई कर रखी थी, क्या उससे ऑडिटर वहां से उसको चेंज करवा सकता है कि नहीं करवा सकता?
like हम्म कि okay, जैसे like suppose अगर हम्म एक हम्म इंडस्ट्री में अगर एक अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं और ये अलग है, हम्म तो इन दैट केस और अगर मैनेजमेंट को बोली कि ये एज पर इंडस्ट्री रूल्स नहीं है, हम्म चेंज करवाओ, तो अगर मैनेजमेंट ने मना कर दी तो in that case he will disclose about it कि like the accounts are prepared as per that specific accounting policy. I don't think so they can ask them to change it. If ओके it is like, if it like suppose in some cases, हम्म so if the company just gives a justification that this is more convenient for our financial statements preparation, this is, अगर वो justification अगर वो दे रही है, तो in that case he won't ask to change, right? In that case he will just disclose कि वो उस basis पे बनाया गया है. Correct, that's correct. If the financial statements are providing reliable and relevant information to the users, then that's are appropriate. And if management is providing a reasonable justification to the auditor, like if auditor having a different opinion on in this area and management having a different take on this area, so if management is providing reasonable justification to the auditor, then that will prevail. Otherwise, auditor will have to say communicate it to the management to change the accounting policy in that area. If management agrees, then it's okay. Then if not agree, then auditor have to disclose in this report. Then management is not changing his, or like he can provide in the KM. But if that area is too much material or pervasive, then auditor opinion can be changed also, like qualified opinion or modified qualified opinion, any case. Yes, right. Absolutely. Both of you are correct. Next, identifying areas where special audit consideration may be necessary. For example, related party transaction, appropriateness of management using going concern assumption. कि हम उस पर चेक करेंगे ना कि मान लो कोई कोविड की वजह से था, वहाँ पे गोइंग जीसीए assumption हम वहाँ पे वैलिड कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, क्योंकि कोविड में कई इंडस्ट्रीज हिट हुई हैं, तो क्या पता मैनेजमेंट अपनी उनके हिट ना हुई हो, कि उनकी क्या जस्टिफिकेशन है, क्योंकि इंडिया में हमें बहुत रिक्वायरमेंट होती है गोइंग कंसर्न की वहाँ पे। वैसा होती तो एएस में भी है, लेकिन इंडेक्स में थोड़ी ज्यादा हो सकती है। वहाँ पे हम रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन जो हो रही है, मैंने उनके साथ कहीं ज्यादा नंबर, मतलब कहीं वो जैसे तुम्हें इतना तो डील हो ही जाता है कि रिलेटेड पार्टी के साथ कितनी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ज्यादा हो रही है। फिर उसके बाद देखो क्या, एंड कंसिडरिंग द बिजनेस पर्पस, कि वो बिजनेस पर्पस के लिए मतलब जो ट्रांजेक्शन हो रही है बिजनेस पर्पस ही हो रही है ना, कहीं मतलब इन रूटीन के मतलब ना हो रही हो, कि मतलब वो खाली अमाउंट को रोटेट कर रहे हो, अपने दूसरे से बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हो, एक दूसरे मतलब कोई टैक्स बेनिफिट ना कर रहे हो, तो वहाँ पे मतलब कि उस हमें उस एरिया में थोड़ा ऑडिटर को ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर कोई नेसेसरी एरिया है तो उसे चेक करना पड़ सकता है डिटेल में। डेवलपिंग एक्सपेक्टेशंस फॉर यूज ऑफ बाय परफॉर्मिंग एनालिटिकल प्रोसीजर्स, जब हम एनालिटिकल प्रोसीजर लगाते हैं तो ऑडिटर को अपनी एक्सपेक्टेशन देख सोचनी पड़ती है, हाँ ये इतना होना चाहिए तो उस अकॉर्डिंग है कि नहीं है, तो थोड़ी बहुत हमें एक्सपेक्टेशन उस एरिया में लगानी चाहिए, हाँ ऐसा होना चाहिए था, ये होना चाहिए था इस एरिया में, तो वो चीज कह रहे हैं यहाँ पे। एंड रिस्पॉन्डिंग टू असेस रिस्क ऑफ, ये देखो रिस्पॉन्डिंग आएगा ऐसे 3-1, नेक्स्ट ऐसे में अपने जो नेक्स्ट तो 320 आएगा, लेकिन ऐसे 320 को हम 330 के बाद करेंगे। देखते हैं एक बार, मैं देखता हूँ एक बार डिसाइड ऐसे क्या करेंगे, लेकिन रिकॉर्डिंग पहले ऐसे 330 का लेना चाहिए कि हम पहले रिस्पॉन्सेज देख लेंगे, फिर मेटेरियलिटी हम सेट कर लेंगे अपनी उस बेसिस पे आगे। एक बार हम, चलो मैं एक बार इसको देखूंगा एक बार कि कौन सा थोड़ा ज्यादा रेलेवेंट रहेगा उसे कनेक्ट करने के लिए। कि रिस्पॉन्डिंग हम चेक करेंगे कि जो हमने रिस्क असेस किए हैं तो उसकी हम क्या कर सकते हैं वहाँ पे हम, इंक्लूडिंग डिजाइनिंग एंड परफॉर्मिंग, कि आगे हम फर्दर ऑडिट प्रोसेस लगाएंगे ना वहाँ पे उस केस में। एंड द नेक्स्ट इवेल्युएटिंग सफिशिएंसी, कि हम कितना ऑब्टेन कर लिया है, कि हम इतने से हमारा सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन हो जाएगा, कि अगर हम एप्रोप्रिएट सच एज एप्रोप्रिएटनेस ऑफ assumption ऑफ मैनेजमेंट ओरल्स एंड रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, कि मान लो उस केस में खाली ओरल या मैनेजमेंट की रिटर्न रिप्रेजेंटेशन होगी कि नहीं होगी। अब तुम मेरे को ये बताओ कि जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन होती है ये ऐसे ही होती है कि नहीं होती। एक बार रिपीट करना भाई, थोड़ी आवाज कटी, क्या बोले अभी? मैं कह रहा हूँ कि जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस होती हैं, ये पहले बता होती है रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस, मेरे को ये बताओ हाँ, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन होती है। क्या होती है वो बताओ। होती तो है, वो तो लिख ही रखा है, क्या होती है बताओ, एक्सप्लेन व्हाट आर द रिटर्न रिटर्न। गो गो।
कि हाँ ये चीज जैसे कोई चीज अगर एग्जिस्ट करती है तो पहले से ही मैनेजमेंट से पूछ लेना कि एग्जिस्ट मशीनरी कोई फिक्स एसेट है तो उसके बारे में रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेना। अरे व्हाट्स द पर्पस, नॉट व्हाट्स द पर्पस, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, आई एम आस्किंग। रिप्रेजेंटेशन Kiran, do you know? It acts as an evidence for the auditor that the management has done the work as per the representation given by them. That can act as SAE or not? Obviously it connects with the essay, no? Mm-hmm. You asked about whether it is relevant for the essay. Sufficient. No, sufficient and appropriate audit evidence, SAE. Oh, Should- yeah. Okay. Hmm. Sufficient and appropriate audit evidence. No, written representations are not sufficient and appropriate. We have to do additional audit procedure to obtain additional information. Written representation are just like a representation. It is like a base which will help the auditor to Now it's correct. make, yeah. It's a subordinate corporative evidence, like it's a supporting evidence, not the sufficient and appropriate. If in that case you can't obtain SAE, that can act as a now, but you have to perform other audit procedure also, alternate or other audit procedure, whatsoever applicable in that case. But written representation cannot act as generally, but they act as a supportive evidence, corporative evidence. इतने में किसी को डाउट है? कुछ अगर कोई एक्सप्लेन ना हो, कुछ समझ ना आया हो इतने में, A1 में? Okay, clear. No, okay. Moving to next, A2. Information obtained by performing risk assessment procedure and related activities may be used by auditor as a audit evidence. देखो इसने लिख दिया ना, to support assessments, to support assessment of risk assessment, कि रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट, कि हम ये असेस करेगा, हेल्प करेगा हमारे वहाँ पे। एक चीज जो हमने RAPs भी लगाए हैं ना, वो भी एक हमें बेसिस प्रोवाइड करेगी। आगे हमें फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स तो लगाने पड़ेंगे वहाँ पे, कि उससे जो भी हम एरिया पे हमें लग रहा है। इन एडिशन ऑडिटर में ऑब्टेन audit evidence about classes of transaction, account balance sheet, EBD, and related assertion about operating effectiveness of control, कि हम कंट्रोल से करेंगे। Even though the such procedure were not specifically planned, कि मान लो हमें ये कि हमने स्टार्टिंग में प्लान नहीं किए थे, लेकिन बाद में हमें लगन इससे लग गया कि हमने स्टार्टिंग में मान लो प्लानिंग कर दी थी कि हमने ये करेंगे, लेकिन मान लो कुछ हमें बाद में थोड़े टाइम में हमें ये पता चल गया कि नहीं, ये ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए, कंट्रोल्स इफेक्टिव नहीं थे यहाँ पे, तो हमें और चेकिंग करनी पड़ सकती है ना वहाँ पे, उसकी सब्सटेंटिव प्रोसीजर की बढ़ानी पड़ेगी वहाँ पे, तो हमें वहाँ पे इंक्रीज करने पड़ेंगे ना। देखो, नॉट स्पेसिफिकली प्लान्ड है सब्सटेंटिव प्रोसीजर, कि हमने सोचा नहीं था कि हमें यहाँ पे सब्सटेंटिव प्रोसीजर करने पड़ेंगे, लेकिन कंट्रोल इनइफेक्टिव होने की वजह से हमें करने पड़ गए वहाँ पे, तो डिपेंड करेगा वहाँ पे। और टेस्ट ऑफ कंट्रोल जो भी केस में होगा, मान लो सब्सटेंटिव हमने सोचा नहीं था कि हमें टेस्ट ऑफ कंट्रोल यहाँ पे डीपली करेंगे, लेकिन वहाँ हमें करने पड़ गए, कि थोड़े चेक करने पड़ गए कि हाँ ये प्रॉपर है कि नहीं है। The auditor also may choose to perform substantive procedure or test of controls concurrently with risk assessment procedure because it is efficient to do so, कि हम ये साथ के साथ, देखो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स कर रहे हैं ना, जनरली तो नहीं करते, लेकिन हम साथ के साथ भी उसे कर सकते हैं। ऑडिटर में ऑल्सो में चूज, देखो यहाँ पे लिख रखा है, उसकी मर्जी है वहाँ पे, वो करना चाहे तो कर सकता है वहाँ पे। जैसे हम रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर कर रहे हैं, तो मान लो किसी एरिया में थोड़ी सब्सटेंटिव कंट्रोल्स की चेकिंग या सब्सटेंटिव प्रोसीजर की चेकिंग थोड़ी हमें साथ साथ रिक्वायरमेंट थी, कि हम इसके थोड़े प्रूफ्स वगैरह देखने थे, तो हमने वहाँ पे चेकिंग कर ली थोड़ी सब्सटेंटिव प्रोसीजर में। अब वो डिपेंड करेगा ना वहाँ पे कि वो उस केस में क्या है, सर्कमस्टांस क्या है वहाँ पे, एक तो ऑडिटर की जजमेंट होगी, एक सर्कमस्टांस क्या है वहाँ पे, तो वो डिपेंड करेगा ये चीज के लिए। तो नेक्स्ट A3, ऑडिटर यूजेस प्रोफेशनल जजमेंट। ये तो तुम्हें हर जगह मिलेगा कि हमने जजमेंट लगानी है टू डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कितनी तुम्हें चाहिए। ऐसा तुम कितनी भी ले सकते हो, क्योंकि मैनेजमेंट की जो वो जो एंटिटी है उसमें तो बहुत सारे प्रोसेसेस होंगे। अब तुम ऐसे पूरी डिटेल में लोगे, वो तो इंटरनल कंट्रोल होगा एक तरीके से, तुम इंटरनल कंट्रोल चेक वगैरह कर रहे हो, उसके प्रोसेसेस ऑफ चेकिंग कर रहे हो, तो हमें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड चेक करने हैं ना, तो जितनी हमें रिक्वायर्ड है उतनी करें हम, टू द एक्सटेंट। द ऑडिटर प्राइमरी कंसिडरेशन, देखो क्या है प्राइमरी, is whether the understanding that has been obtained is sufficient to meet the objective stated in this essay,
इस ऐसे का ऑब्जेक्टिव क्या था, हमें बताना कोई, क्या था? व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव? मतलब अंडरस्टैंडिंग द एंटिटीज एनवायरनमेंट. ओनली दिस, अंडरस्टैंडिंग द एनवायरनमेंट. Identifying the risk of material misstatement to understand the memo of entity and its Mhm. environment. Correct. Identifying and assessing the risk of material misstatement through obtaining the understanding of entity and its environment at the assertion level. ये देखो, ये था इसके अंदर, ये ऐसे प्रॉपर करके रखोगे ना तो साथ के साथ बड़ा काम आएगा कि प्रॉपर किसी को तुम एक्सप्लेन कर रहे हो वहां पे कि ये देखो हमारा ये था कि ऑडिटर की प्राइमरी कंसिडरेशन की क्या है कि हमें आइडेंटिफाई और असेस करना है, और वो भी कितने अंडर टू एट द assertion लेवल, ये ध्यान रखना। एक हमें ऐसे नहीं है कि पूरी डीपली ऑब्टेन करना है, कि जो तुम इंटरनल कंट्रोल देखो, अगर इंटरनल ऑडिट करोगे वहां तो तुम्हें प्रोसेसेस के हर प्रोसेस के बारे में डिटेल में पूछना पड़ेगा, हाँ ये इसका प्रोसेस क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, जो भी तुम्हारे स्कोप के अंदर होगा। लेकिन जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ऑडिट करें उसमें जो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड एरियाज होंगे वहां की उतने की करेंगे चेकिंग। द डेप्थ ऑफ ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग, कितनी डेप्थ इज रिक्वायर्ड बाय द ऑडिटर इज लेस देन दैट पोजेसेस द मैनेजमेंट, इज लेस देन पोजेस्ड बाय मैनेजमेंट। मैंने वही कहा ना कि और इंटरनल ऑडिट हो गई, वो हो जाएगी कि हम पूरी डिटेल में सारी चेक करने लग जाएंगे, तो ओवर टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाएगा वहां पे। तो नेक्स्ट, द रिस्क टू बी असेस्ड इंक्लूड बोथ ड्यू टू द एरर एंड दोज ड्यू टू द फ्रॉड। बोथ आर कवर्ड इन द ऐसे कि जो हम असेसमेंट करेंगे ना, रिस्क असेसमेंट करेंगे, अंडरस्टैंडिंग करेंगे, तो दोनों आएंगे। एक तो एरर की वजह से भी हो सकते हैं या फ्रॉड भी कर सकते हैं मैनेजमेंट। तो however significance of fraud is such that further requirements and guidance are included in SA 240। देखो जो फ्रॉड डील करता है वो SA 240 डील करता है, ये तो तुम्हें पता है। In relation to risk assessment procedure and related activities to obtain information that is used to identify risk of material misstatement due to fraud, कि जो तुम्हें वहां पे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगाने होंगे वो तुम्हें ऐसे 240 बताएगा वहां पे फ्रॉड के केस में कि तुम्हें आगे क्या क्या चीजें चेक करनी है। कि ऐसे 240 पढ़ोगे ना और भी प्रैक्टिकल है कि वहां पे तुम ईयर एंड एंट्री चेक करोगे, रेवेन्यू से रिलेटेड चेक करोगे, बहुत सारा डीप के अंदर है वो। तुम एनेक्शर में जाओगे ना तब डीप में चले जाओगे, वहां पे बहुत सी सारी चीजें एग्जाम्पल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स है वहां पे बिल्कुल। तुम जाओगे ना ऐसे लगेगा प्रैक्टिकल, हाँ ये चीज प्रैक्टिकल होती है। नेक्स्ट, कि although the auditor is required to perform all the risk assessment procedures described in para 6 in the course of obtaining the required understanding। para 6 तो देखो भी नेक्स्ट आएगा कि वही है कि इंस्पेक्शन करना है, ऑब्जर्वेशन करनी है, एनालिटिकल प्रोसीजर्स और इंक्वायरीज ऑफ मैनेजमेंट। तो ये वो उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, para 6 के अंदर वो कवर्ड है वहाँ पे। इन द कोर्स ऑफ obtaining the required understanding, कि हमें वो सारे प्रोसीजर करने पड़ेंगे अंडरस्टैंडिंग के लिए। ऑडिटर इज नॉट रिक्वायर्ड टू परफॉर्म all of them for each aspect, कि हमें ये नहीं है कि जैसे एक एक एक्सपेक्ट की हमें मतलब कोई एक स्कोप की करनी है। मान लो कि जैसे हम एक एरिया पकड़ कर लाइबिलिटीज के रिलेटेड, तो हम उसकी हर टाइप की हर चीज देखेंगे। हम सिलेक्टेड भी कर सकते हैं कि हमें खाली बस एक में एनालिटिकल प्रोसेस लगा लिए बहुत है, एक में दूसरे में ऑब्जर्वेशन कर ली, मैनेजमेंट से पूछ लिया, थोड़ा चेक कर लिया, उनसे इंक्वायरीज कर ली हमने। तो डिपेंड करेगा अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग हमें उसकी कितनी चाहिए। कि ये नहीं है हम कि हम सारा सारा का सारा हर में एरिया में लगाने लग जाए और वो भी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा फिर ज्यादा। Next, other procedures may be required, may be performed where the information to be obtained may be helpful। क्या हम अदर प्रोसीजर लगा सकते हैं जो हमें हेल्पफुल हो सकते हैं क्या? इन आइडेंटिफाइंग रिस्क, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे एग्जांपल बताएं, रिव्यूइंग इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम एक्सटर्नल रिसोर्सेज सच एज ट्रेड एंड इकोनॉमिक जर्नल रिपोर्टेड बाय एनालिस्ट, बैंक, रेटिंग एजेंसीज। मान लो किसी एजेंसी किसी एंटिटी पे अप्लाई होते हैं तो हम वो चेक कर सकते हैं कि मान लो उसके ऊपर कोई जर्नल आती है तो हम वो रीड कर सकते हैं अपने ऊपर अपने बेसिस पे। हम देखो क्या, इंक्वायरीज ऑफ एंटिटीज एक्सटर्नल लीगल काउंसिल, वैल्यूएशन एक्सपर्ट पे कर सकते हैं हम। लेकिन अब देखो एक्सटर्नल लीगल काउंसिल पे सबसे पहले हमें मैनेजमेंट से पूछना पड़ेगा, हम ऐसे नहीं डायरेक्ट यूज उनके पास चले जाएंगे कि उनके वैल्यूएशन के पास, हमें मैनेजमेंट के थ्रू जाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हम किसी डायरेक्टर उसके पास पहुंच गए, तो हम एक बार रूट करके हमें इन्फॉर्म तो करना ही पड़ेगा ना कि हम ऑडिटर्स आ रहे हैं, पूछ रहे हैं कुछ चाहिए, हमें इंक्वायरी करनी है, तो हम उनसे पहले पूछना पड़ेगा प्रैक्टिकली भी कि हमें पहले मेलिंग वगैरह करनी पड़ती है, हाँ ये इस किस लिए रिक्वायरमेंट है, पहले हमें वो भी क्लैरिफाई करना पड़ेगा ना कि ऐसे थोड़ा यूं ही मिलने के लिए वो भी बुलावा चलो मिलाते हैं उनसे। तो हमें प्रॉपर रीजन देना पड़ेगा किस लिए जाना है, क्या चीज चेक करवानी है हमें, वो चीज। क्या टाइम हो गया? टाइम तो हो गया, चलो आज आज के लिए इतना बहुत है। नेक्स्ट कल आप
कल अपन स्टार्ट करें जो रिस्क असेसमेंट। अब ये 3 प्रोसीजर्स है हमारे जो मतलब रिस्क असेसमेंट के अंदर आ रहे हैं, इंक्वायरीज, एनालिटिकल एंड ऑब्जर्वेशन। हम ये 3 कल स्टार्ट कर देंगे, कल ये एंड अप करेंगे अपन। आज के लिए किसी को डाउट हो तो बताओ, पैरा नंबर 5 और उसके रिलेटेड एनेक्शंस में। नो, क्लियर, ओके, नो डाउट, ओके। तो तुमने वो जो मैंने कल कहा था करो स्टार्ट, अपना स्टार्टिंग से करके रख लेना, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगता है। जो तुम मैंने शीट अगर तुम प्रॉपर मेंटेन करना रखोगे ना तो शीट को बहुत टाइम लगेगा मैनेज करने में। तो अपना अभी स्टार्टिंग से उसको मैनेज करना स्टार्ट कर देना धीरे धीरे, क्योंकि एकदम तुम अपने खुद असेसमेंट करोगे ना कि जैसे तुम इसको प्लानिंग को भी खुद कर सकते हो कि हमने प्लानिंग में कैसे कैसे करना है, तो तुम थोड़ा उसकी समरी बना सकते हो अपनी कि तुम्हें प्लानिंग में क्या क्या चीजें करनी है इंपॉर्टेंट है। एक बार स्टैंडर्ड को खुद रीड करो या वीडियो जो मैंने लास्ट में समरी बताई है उसको वापस देख के कर लेना जब मैं उसको अपलोड कर दूंगा वहां पे। एक बार गो थ्रू कर लोगे ना उसको वापस, बड़ा वो माइंड में रहेगा तुम्हारे वापस। बस एक बार जैसे मान लो लास्ट में अपने 10 मिनट में कल रिवाइज किया था उसी के एक बार वापस देख लेना, रिकॉल हो जाएगा सारा। चलो